वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट सीरीज की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और कर सकते हैं अपना सेल्फ असेसमेंट ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब के साथ। अगर फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट सीरीज की तरह सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीआरपीएफ स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के 1 to 25 क्वेश्चन हमने इसके पहले पार्ट में डिस्कस किए थे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 25 से आगे के क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी अबाउट क्वेश्चंस। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोटीन फाउंड इन सोयाबीन इज कॉल्ड। सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ग्लूटेन, ल्यूसिन, लैक्टोएल्ब्यूमिन या ग्लाइसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सोयाबीन में जो प्रोटीन होती है उसको क्या बोलते हैं? सोयाबीन में जो प्रोटीन मिलती है हम उसे बोलते हैं ग्लाइसिनिन। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनिन। ग्लाइसिनिन सोयाबीन में कितनी होती है? ग्लाइसिनिन होती है 52%। और सोयाबीन में दो टाइप की प्रोटीन होती है, एक ग्लाइसिनिन होती है, एक कॉर्न ग्लाइसिनिन होती है। कौन सी होती है? एक कौन ग्लाइसिनिन होती है। वो कितनी होती है? वो होती है 35%। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स? ग्लाइसिन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच फूड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फूड ग्रुप। इनमें से ऐसा कौन सा फूड ग्रुप है जो बेसिक फूड ग्रुप है? ऑप्शन ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी व्हीट एंड होल ग्रेन्स, ऑप्शन सी फैट एंड ऑयल एंड ऑप्शन डी एग एंड मीट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कौन सा फूड ग्रुप है जो बेसिक है? वो है व्हीट एंड होल ग्रेन्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, हाई रेज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल बाय। जब आई में हाई रेज एंटर करती है तो ये किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन ए प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया या लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये हाई रेज किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? ये कंट्रोल किया जाता है प्यूपिल के थ्रू। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब हमारी आइज में हाई रेज आती हैं तो आइरिस कांटेक्ट करती है या डायलेट होती है। अगर ऑप्शन में प्यूपिल है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी प्यूपिल को देंगे। अगर क्वेश्चन में आइरिस है तो फिर सेकंड प्रायोरिटी आइरिस को दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में प्यूपिल भी है तो हम इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्यूपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच क्रेनियल नर्व हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। कौन सी क्रेनियल नर्व की ब्रांचेस सबसे ज़्यादा होती हैं? ऑप्शन ए वेगस नर्व, फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व या नन ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कौन सी नर्व में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेगस नर्व में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। वेगस नर्व कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है? वेगस नर्व जो है वो 10th नंबर की क्रेनियल नर्व है। फेशियल नर्व कौन से नंबर की है? ये 7 नंबर की है। और ट्राइजेमिनल कौन से नंबर की है? ये 5 नंबर की क्रेनियल नर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, साइड इफेक्ट ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? ऑप्शन है लिथार्जी, अर्टिकेरिया, लो ग्रेड फीवर एंड जनरलाइज्ड रैसेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के जो जनरली साइड इफेक्ट आते हैं वो क्या आता है? सोरनेस, स्वेलिंग और रेडनेस। ये क्या है? ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं। और ये सब किसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स हैं? ये सब साइन एंड सिम्टम्स हैं अर्टिकेरिया के। किसके हैं? अर्टिकेरिया के। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर होगा अर्टिकेरिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर किसी को अर्टिकेरिया हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? एंटीहिस्टामिन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा फीचर लाइफ का नहीं है? ग्रोथ, रेस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन या ऑर्गन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और ऑर्गन सिस्टम ये सब लाइफ के फीचर्स हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस लाइफ का फीचर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट 32, व्हाट इज द ओडिनोफेजिया। ओडिनोफेजिया क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, पेन ड्यूरिंग सोलोइंग, अनेबल टू सोलो या रिगर्जिटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑडिनोफेजिया होता है पेन ड्यूरिंग सोलोइंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सोलो या निगलने में पेन होना उसे हम बोलते हैं ओडिनोफेजिया। बाकी जो अदर ऑप्शन है डिफिकल्टी इन सोलोइंग, अनेबल टू सोलो, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डिस्फेजिया। क्या बोलते हैं हम? डिस्फेजिया बोलते हैं। और ओडिनोफेजिया होता है पेन ड्यूरिंग सोलोइंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लेस लाइकली टू कॉज स्टोमेटाइटिस। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो सबसे कम स्टोमेटाइटिस कॉज करेगी, यानी लीस्ट लाइकली या लेस लाइकली। ऑप्शन है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, कीमोथेरेपी, हार्ट फेलियर या एलर्जीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे स्टोमेटाइटिस होने के चांस बहुत ही कम हैं? वो है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर से स्टोमेटाइटिस होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में देखा जाए तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में विटामिन B2 की वजह से भी स्टोमेटाइटिस हो सकता है, क्योंकि राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं? स्टोमेटाइटिस, गम इन्फ्लेमेशन एंड एंगुलर चिलियोसिस हो सकती है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है लेस लाइकली, तो वो होगा हार्ट फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हेमेटोलॉजिक एबनॉर्मलिटी इंक्लूड्स। इनमें से कौन सी हेमेटोलॉजी एबनॉर्मलिटीज़ हैं? ऑप्शन हैं एनीमिया, नेफ्राइटिस, हेमेटूरिया या पॉलीयूरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो हेमेटोलॉजी से रिलेटेड है? सबसे पहले हम इसमें से जो रॉन्ग आंसर है वो निकालते हैं। पॉलीयूरिया क्या होता है? जब यूरिन आउटपुट मोर देन 2000 ml आता है उसे हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। नेफ्राइटिस क्या होता है? नेफ्राइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन्स। और हेमेचूरिया क्या होता है? ब्लड इन यूरिन। तो उसको क्या बोलते हैं? हेमेचूरिया। ये तीनों जो ऑप्शन है वो किससे रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड है किडनी से, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। बाकी जो एक ऑप्शन बचा एनीमिया, एनीमिया किससे रिलेटेड हुआ? हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हुआ ए, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है डिक्रीज आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन लेवल, इसे हम बोलते हैं एनीमिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, गैलोस ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर। गैलोस ट्रैक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर या फ्रैक्चर ह्यूमरस या फ्रैक्चर टिबिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? गैलोस ट्रैक्शन को और क्या बोलते हैं? गैलोस ट्रैक्शन को ब्रांड ट्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांड ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? गैलोस ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। फीमर के नेक में अगर फ्रैक्चर होता है उसके लिए हम गैलोस ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर या टिबिया का फ्रैक्चर है तो इसके लिए कौन सा ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है? शाफ्ट ऑफ फीमर और टिबियल फ्रैक्चर के लिए रसल ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? रसल ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफस्टाइल फैक्टर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू ब्लैडर कैंसर। इनमें से ऐसा कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड हैं? ऑप्शन ए सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल, ड्रिंकिंग 2 बॉटल ऑफ कोला डेली, स्मोकिंग 2 पैक्स ऑफ सिगरेट्स डेली या लिविंग इन अ इंडस्ट्रियल एरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ब्लैडर कैंसर के लिए कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं? वो है स्मोकिंग 2 पैक्स ऑफ सिगरेट डेली। ये ब्लैडर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई पर्सन इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है तो उसे लंग कैंसर के चांस हैं। कौन से कैंसर के चांस हैं? लंग कैंसर के चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड अकर इन। थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट कौन सी सिचुएशन में होता है? ऑप्शंस हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ट्यूमर ऑफ थायराइड या डी।
ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कौन सी सिचुएशन में एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच ऑफ द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर एडमिशन ऑफ क्लाइंट विथ थ्रोम्बोटिक CBA? एक क्लाइंट है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट होगा? जो क्लाइंट है उसको थ्रोम्बोटिक CBA हुआ है और उसका असेसमेंट 24 आवर बाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर एडमिशन ऑफ क्लाइंट विथ थ्रोम्बोटिक CBA? थ्रोम्बोटिक CBA के क्लाइंट के एडमिशन के 24 आवर्स बाद कौन सा नर्सिंग असेसमेंट प्रायोरिटी पर होगा? ऑप्शंस हैं पीपल साइज एंड पेपिलरी रिस्पॉन्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इकोकार्डियोग्राम या बबल साउंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बोटिक CBA। क्या होता है? थ्रोम्बोटिक CBA होता है सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। क्या बोलते हैं हम CBA को? CBA को हम बोलते हैं सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट होता है। ये क्या होता है? और इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ICP इंक्रीज होता है, ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से पीपल साइज एंड पेपिलरी रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बाकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, इकोकार्डियोग्राम और बबल साउंड ये कहीं भी CBA से रिलेट नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म? इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हाइपरथायरॉयडिज्म में कॉमन होती है? ऑप्शन है एडिसन डिजीज या फिर क्रशिंग सिंड्रोम, ग्रेव्स डिजीज या हशीमोटो डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड है या उसमें कॉमन होती है? तो ये होगा ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है? ग्रेव्स डिजीज में T3 और T4 का लेवल इंक्रीज होता है, जिससे कि BMR भी इंक्रीज होगा। और हशीमोटो डिजीज़ में क्या होता है? हशीमोटो डिजीज़ में T3 एंड T4 डिक्रीज होते हैं। और एडिसन्स डिजीज़ में क्या होता है? एडिसन्स डिजीज़ में मिनरलोकॉर्टिकॉइड का लेवल डिक्रीज होता है और क्रशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है। तो ये हुए बाकी सारे डिजीज़। और हाइपरथायरॉयडिज्म किससे रिलेटेड है? ग्रेव डिजीज से। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, an 83-year-old woman has several ecchymotic areas has right arm. The bruises are probably caused by। एक 83-year-old वुमेन के राइट आर्म पे कई सारे इकोमोटिक एरियाज हैं, तो ये ब्रूसेस जो है वो किससे हुई होगी? प्रोबेबली इसका कॉज क्या होगा? ऑप्शंस हैं इंक्रीज कैपेसिटी, फ्रेजिलिटी एंड परमेबिलिटी। ऑप्शन बी इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द स्किन, या फिर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी या एल्डर एब्यूज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज कैपेसिटी एंड फ्रेजिलिटी इन परमेबिलिटी एंड परमेबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब परमेबिलिटी बढ़ती है तो फ्लूइड लीक करता है, ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो फ्लूइड लीक करेगा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए। सो कैपेसिटी इंक्रीज कैपेसिटी एंड फ्रेजिलिटी एंड परमेबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, among the following clients which among them is higher risk for potential hazard from the surgery experience? इनमें से ऐसा कौन सा पर्सन है जिसे सर्जरी के बाद पोटेंशियल हजार्ड होने का हाईएस्ट रिस्क है? ऑप्शंस हैं 67-year-old क्लाइंट, 49-year-old क्लाइंट, 33-year-old क्लाइंट या 50-year क्लाइंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा 67 ईयर ऑफ क्लाइंट। 67 ईयर क्लाइंट क्या होगा? ये ओल्ड एज का क्लाइंट है। ओल्ड एज में क्या होता है? ओल्ड एज में जो इम्यूनिटी कम होती है तो ऐसे क्लाइंट को इंजरी के चांसेस ज़्यादा होंगे और इसकी वुंड हीलिंग भी लेट होगी, इसीलिए इसके लिए सर्जिकल एक्सपीरियंस के बाद पोटेंशियल हजार्ड के रिस्क सबसे ज़्यादा होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, Karan has been diagnosed with aplastic anemia. The nurse monitor for changes in which of the following physiological function? करण पेशेंट है जो कि डायग्नोस्ड हुआ है एप्लास्टिक एनीमिया के लिए, तो इनमें से कौन से फिजिकल फंक्शन नर्स मॉनिटर करेगी?
ऑप्शन ए बॉबल फंक्शन, पेरिफेरल सेंसेशन, ब्लीडिंग टेंडेंसी या इनटेक एंड आउटपुट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया में सबसे पहले बोन मैरो डिप्रेशन होता है। क्या होता है? बोन मैरो डिप्रेशन होगा। बोन मैरो डिप्रेशन होगा तो क्या होगा? पैनसाइटोपेनिया होगा। क्या होगा? पैनसाइटोपेनिया होगा। पैनसाइटोपेनिया क्या होता है? पैनसाइटोपेनिया होता है डिक्रीज द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स। जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज होता है तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट में देखने को मिलेगा ब्लीडिंग टेंडेंसीज। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड वी विदहोल्ड इन हीमोडायलिसिस? अगर हम किसी क्लाइंट की हीमोडायलिसिस कर रहे हैं तो कौन सी ड्रग हमें नहीं देनी है, दवा को रोक लेना है। कौन सी दवा को? ऑप्शन है इंसुलिन, कैल्शियम प्रिपरेशन, डिजॉक्सिन या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हीमोडायलिसिस अगर हम किसी पेशेंट की कर रहे हैं तो हीमोडायलिसिस का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हीमोडायलिसिस का मेन कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोटेंशन। क्या होगा? हाइपोटेंशन। क्योंकि जितना फ्लूइड हम हीमोडायलिसिस के लिए देते हैं उतना वापस नहीं आ पाता, इसकी वजह से हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट में हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। तो ऐसे क्लाइंट में हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को रोक के रखना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में एंटी हाइपरटेंसिव और डिजॉक्सिन दोनों दे रखा है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को देंगे। और सेकंड प्रायोरिटी किसे देंगे? सेकंड प्रायोरिटी देंगे हम डिजॉक्सिन को, क्योंकि डिजॉक्सिन को क्या होते हैं? ये भी एक वैसोडायलेटर होती है और ये क्या कॉज कर सकती है? ये भी हाइपोटेंशन कॉज कर सकती है। तो डिजॉक्सिन को कितने टाइम पहले रोक के रखना चाहिए? डिजॉक्सिन को 48 आवर्स पहले हीमो रोक के रखना चाहिए। कितने आवर्स पहले डिजॉक्सिन को हम रोक सकते हैं? 48 आवर्स पहले हमें डिजॉक्सिन को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, आफ्टर अ लॉन्ग लेग कास्ट इज रिमूव द मेल क्लाइंट शुड। लेग कास्ट रिमूव होने के बाद क्लाइंट को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं क्लींस द लेग बाय स्क्रबिंग विद अ ब्रिस्क मोशन, पुट लेग थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन ट्वाइस डेली, रिपोर्ट एनी डिस्कम्फर्ट और स्टिफनेस टू द फिजिशियन, या एलिवेट द लेग व्हेन सिटिंग फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर काफ रिमूवल, कास्ट रिमूव करने के बाद क्या करना चाहिए क्लाइंट को? कास्ट रिमूव करने के बाद क्लाइंट को करना चाहिए एलिवेट द लेग व्हेन सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अगर वह लंबे टाइम के लिए बैठना चाहता है तो उसे अपने पैर को क्या करना चाहिए? उसे एलिवेट करके रखना चाहिए। किससे प्रिवेंट करने के लिए? वस्कुलर डिजीज़ या वस्कुलर प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए और वीनस रिटर्न को इम्प्रूव करने के लिए उसे अपने लेग को एलिवेट करके रखना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? रिपोर्ट एनी डिस्कम्फर्ट और स्टिफनेस टू द फिजिशियन। ये रिपोर्ट हम जब करेंगे जब हमारी कास्ट पैर पे लगी होगी, लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर कास्ट रिमूवल। कास्ट रिमूवल के बाद हम ओनली ऑप्शन नंबर डी को प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट 45, नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड टू ऑब्टेन बेस्ट सप्लाई ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की पूर्ति के लिए रोगी यानी पेशेंट को नर्स कौन सा ईटिंग फूड प्रोवाइड करेगी? डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स या ब्रोकली। तो फ्रेंड्स हमें इसको देखकर ये बताना है कि विटामिन B12 सबसे ज़्यादा किस में होता है? वो होता है डेयरी प्रोडक्ट में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन इज कॉमनली फाउंड इन क्लाइंट विद बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा के क्लाइंट में कौन सी सिचुएशन है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? ऑप्शन है हमारे पास एलर्जीज, कैंसर, डायबिटीज़ या हेपेटाइटिस ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है? बुलिमिया नर्वोसा में बिंज ईटिंग होती है। क्या होती है? बुलिमिया नर्वोसा में बिंज ईटिंग होती है। अगर कोई पर्सन बिंज ईटिंग करेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें ग्लूकोज भी इंक्रीज होगा। ग्लूकोज भी इंक्रीज होगा। अगर ग्लूकोज इंक्रीज होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, और अगर हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो उसे डायबिटीज़ भी जरूर होगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
तो बुलिमिया नर्वोसा के क्लाइंट में कॉमनली क्या देखने को मिलता है, डायबिटीज़ देखने को मिलती है। और हेपेटाइटिस ए कौन से पेशेंट को देखने को मिलती है, ये मिलती है एनोरेक्सिया वाले पेशेंट में। किसमें, एनोरेक्सिया वाले पेशेंट में हेपेटाइटिस ए देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कॉमनली एजमा। एजमा को कौन से कॉमनली सिम्टम्स होते हैं, बार्किंग कफ, ब्रेडिकार्डिया, ड्राई प्रोडक्टिव कफ या वीजिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अगर किसी पेशेंट को एजमा है तो एजमा के 3 टायर्ड सिम्टम क्या होते हैं, एजमा के 3 टायर्ड सिम्टम्स होता है कफ, डिज्निया और वीजिंग। क्या होता है, वीजिंग। ये क्या है, ये एजमा के 3 टायर्ड सिम्टम्स हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा सिम्टम्स है जो कॉमनली एजमा में होता है, वीजिंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज मोस्ट कॉमन साइट कैंसर इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में कैंसर होने का मोस्ट कॉमन साइट क्या है, ऑप्शंस हैं लंग्स, जेनिटेलिया, बोन मैरो या जीआई ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमनली कौन सा कैंसर देखा जाता है, ALL यानी कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस में देखा जाता है। ये क्या होता है, ये होता है एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल इंक्रीज द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट। तो मोस्ट कॉमनली कैंसर क्या हुआ, बोन मैरो का कैंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 49, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन में अकर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। किसी क्लाइंट को इरिथ्रोमाइसिन एडमिनिस्टर करने के बाद कौन से एडवर्स रिएक्शन होंगी, ऑप्शन है वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज वॉमिटिंग एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा इरिथ्रोमाइसिन देने पर एडवर्स रिएक्शन होती है नोजिया एंड वॉमिटिंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ किडनी एक्सेप्ट। इनमें से ऐसे कौन से हैं जो किडनी के फंक्शन हैं एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, मेंटेन वाटर बैलेंस एंड डी मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो किडनी का नहीं है, वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ये किडनी का फंक्शन नहीं है। ये यूरिया कहाँ से फॉर्म होता है, ये होता है लिवर में, क्रेब्स साइकिल के थ्रू यूरिया बनता है। तो इसका राइट आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन पूरी तरह विजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 52, एट्रोपिन सल्फेट मीन्स एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट। एट्रोपिन सल्फेट हम निम्न में से एक में नहीं दे सकते, यानी कि किसी एक पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेट होगी। ऑप्शन है हमारे पास ए अ क्लाइंट विद हाई ब्लड प्रेशर, बी a client with bowel obstruction, C a client with glaucoma, D a client with UTI। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जो एट्रोपिन है वो क्या कॉज करती है, एट्रोपिन कॉज करती है माइड्रियासिस। क्या कॉज करती है, माइड्रियासिस। तो ये कौन से क्लाइंट में कॉन्ट्राइंडिकेट होगी, अ क्लाइंट विद ग्लूकोमा, ग्लूकोमा वाले क्लाइंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, हाउ मच वाटर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड सेल ऑफ अवर बॉडी। लिक्विड फॉर्म हमारी बॉडी में कितना होता है, ऑप्शन है हमारे पास 25%, 50%, 70% या 80%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, वाटर अमाउंट कितना होता है 70%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, द पीरियड ऑफ ओवम इज, ओवम वाले पीरियड को हम क्या कहते हैं, ओवम का पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है। ऑप्शन ए फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक, फ्रॉम 3 वीक टू 2 मंथ, फ्रॉम 3 मंथ टू बर्थ एंड ओवम ऑफ वुमेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ओवम हम किसे बोलते हैं, ओवम हम बोलते हैं फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक तक हम ओवम बोलते हैं, एंड 3 वीक टू 2 मंथ क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 वीक टू 2 मंथ बोलते हैं हम एम्ब्रियो, और फ्रॉम 3 मंथ टू बर्थ तक हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीटस। क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, ओवम के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए, फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक। क्या बोलेंगे हम उसे, ओवम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 55,
हाइट ऑफ हेल्दी नॉर्मल बेबी इज, एक हेल्दी नॉर्मल बेबी की हाइट कितना होता है? ऑप्शंस हैं 6 to 18 इंच, 18 to 20 इंच, 20 to 40 इंच या फिर 8 to 10 इंच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? एक नॉर्मल बेबी की हाइट कितनी होती है? वो होती है 48 to 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 48 to 50 सेंटीमीटर। और 1 इंच में कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगर अब हम इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 18 to 20 इंच। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। The development start with the head to gradually proceed to the tail portion. This principle of development is called. अगर किसी का डेवलपमेंट हेड टू टेल तक होता है तो हम उसे कौन सा डेवलपमेंट बोलते हैं? ऑप्शंस हैं सिफेडोकॉर्डल डेवलपमेंट या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट या जनरल ऑफ टू स्पेसिफिक या अकॉर्डिंग टू एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर किसी का सिर से पैर तक डेवलपमेंट होता है या फिर हेड टू टो तक डेवलपमेंट होता है तो हम उस डेवलपमेंट को बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर किसी का डेवलपमेंट सेंटर टू पेरिफेरल होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। प्री एडोलसेंट एज इज, प्री एडोलसेंट एज कौन सी होती है? 12 to 14 ईयर, 14 to 18 ईयर, 13 to 17 ईयर या 18 to 21 ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? प्री एडोलसेंट एज कितनी होती है? प्री एडोलसेंट एज होती है 12 to 14 ईयर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। When intense emotion are expressed with creative and cultural act, it is called physical catharsis, mental catharsis, free expression या इमोशनल कैथारसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा मेंटल कैथारसिस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? आयरन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड या साइनोकोबालामाइन यानी कि विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। पेशेंट सफरिंग विद हाई ब्लड प्रेशर शुड बी गिवन। अगर कोई पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहा है तो उसे क्या देना चाहिए? हाई प्रोटीन डाइट, लेस फाइबर डाइट, लेस सोडियम डाइट या लेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसे लेस सोडियम डाइट देना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर हम उस पेशेंट को हाई सोडियम डाइट देंगे तो सोडियम क्या कॉज करता है? सोडियम कॉज करता है वाटर रिटेंशन। अगर वाटर रिटेंशन होगा तो हाइपरवॉलीमिया होगा और हाइपरटेंशन होगा। और पेशेंट पहले से ही हाई BP का है तो हमें उसे सोडियम डाइट, हाई सोडियम डाइट नहीं देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। एंटी बेरीबेरी फैक्टर इज कॉल्ड, एंटी बेरीबेरी फैक्टर कौन सा होता है? विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B1 या विटामिन B6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? एंटी बेरीबेरी फैक्टर होता है विटामिन B1। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। द थिक येलो मिल्क सिक्रेटेड बाय मदर जस्ट आफ्टर 2 days आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। डिलीवरी के 2 दिन बाद जो मदर येलो थिक मिल्क सिक्रीट करती है उस मिल्क को क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन या फिर कोर्टिजोन या कोलेस्ट्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फर्स्ट 2 days वाले मिल्क को बोलते हैं हम कोलेस्ट्रॉम। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। इन विच एज ग्रुप द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इज लीस्ट। इनमें से कौन से एज ग्रुप में विटामिन ए की ज़रूरत कम होती है? ए प्री स्कूल एज, चाइल्डहुड, एडोलसेंट या ओल्ड एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ओल्ड एज। ओल्ड एज में विटामिन ए की ज़रूरत कम होती है, बाकी सबको प्रॉपर नीड होती है विटामिन ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। RDA ऑफ विटामिन डी फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी अकॉर्डिंग टू ICMR शुड बी। ICMR के अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट लेडी को कितना विटामिन डी दिया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं 10 म्यूग्राम और 400 इंटरनेशनल यूनिट, 5 म्यूग्राम, 200 IU, 2 म्यूग्राम, 80 IU या फिर 4 म्यूग्राम
160 IU। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ए। ICMR के अकॉर्डिंग विटामिन डी RDA पेशेंट को देनी चाहिए 10 म्यू ग्राम और 400 इंटरनेशनल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। द मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मेन प्रोडक्ट क्या होता है? आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा यूरिया। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का मेन प्रोडक्ट होता है यूरिया। और ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? ये होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।